हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता चैनल। आज मेरे जो टॉपिक जो मैंने तैयार किया है वो सिंपल एक हाइलाइट्स है जीएसटी का। मोटी मोटी चीज़ें मैंने इसके अंदर डिफाइन करी है जिसे हम देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करते हैं। तो रजिस्ट्रेशन की थ्रेशोल्ड लिमिट है 10 लाख फॉर स्पेशल कैटेगरी स्टेट लाइकवाइज अरुणाचल प्रदेश, असम, जम्मू एंड कश्मीर, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। एंड रेस्ट ऑफ द स्टेट के लिए 20 लाख फॉर अदर देन स्पेशल कैटेगरी के स्टेट को छोड़ करके बाकी के रजिस्ट्रेशन लिमिटेशन क्या है 20 लाख। देन एग्रीगेट टर्नओवर में हम क्या क्या इंक्लूड करेंगे जब एग्रीगेट टर्नओवर कैलकुलेट करेंगे। तो एग्रीगेट टर्नओवर में हम इंक्लूड करेंगे ऑल टैक्सेबल सप्लाई, एग्जाम सप्लाई और एक्सपोर्ट सप्लाई। फाइन। इन सबको जो इतना भी अपने सप्लाई किया उसके अकॉर्डिंग टर्नओवर कैलकुलेट किया जाएगा कि वो लिमिटेशन के अंदर आता है नहीं आता है। देन इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, importation of services for a consideration and whether or not in the course of furtherance of business। तो आपको सारी डिटेल्स देनी होगी कि आपने क्या क्या सर्विसेज इंपोर्ट करी, चाहे वो टैक्सेबल कैटेगरी में आओ या नहीं। कंपोजिशन लेवी रेट, तो कंपोजिशन स्कीम के बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है तो उसके बारे में आप डिटेल्स देख सकते हैं। समरी में अगर मैं बताऊं तो कंपोजिशन डीलर वो होते हैं जिनका टर्नओवर 50 लाख से कम होता है, जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट नहीं मिलता और जिनका टैक्स रेट बहुत कम होता है। कितना होता है? नॉट लेस देन 2.5%, 2.5% ऑफ टर्नओवर इन अ स्टेट। और वो इन अ स्टेट, विद इन अ स्टेट ही कर सकते हैं, अनदर स्टेट से वो ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर फॉर मैन्युफैक्चरर। और मैन्युफैक्चरर के अलावा अदर हो तो 1% फॉर अदर्स। एक्सेप्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स मेस में बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। मैन्युफैक्चरर को छोड़कर जो भी अदरवाइज हैं तो उनको नोटिफाई किया गया जीएसटीएन काउंसिल में। देन कंपोजिशन लेवी के कुछ रिस्ट्रिक्शन यही सिंपल कि रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन एंगेज इन इंटरेस्टेड आउटवर्ड सप्लाई गुड्स सर्विसेज कैनॉट ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी स्कीम को ऑप्ट नहीं कर सकता। सिर्फ विद इन स्टेट में जो करते हैं, जो एक स्टेट से बाहर जाते ही नहीं है, वो कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। देन कुछ और रिस्ट्रिक्शन ऐड किए हैं कि अंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विसेज, जो सप्लाई ऑफ सर्विसेज करते हो, अंगेज इन सप्लाई ऑफ गुड्स विच आर नॉट लेवी टू टैक्स अंडर द जीएसटी। अंगेज इन एनी सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू एन इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कर रहे हो तो आपको कंपोजिशन स्कीम में नहीं लिया जाएगा। मैन्युफैक्चरर ऑफ सच गुड्स एज में बी नोटिफाई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द काउंसिल। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। भाई हम सप्लाई ऑफ गुड्स कर दिया, ठीक है, अब किस डेट को हम कंसिडर करें कि इस डेट को सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है। तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग की डेट ऑफ इनवॉइस। भाई आप इनवॉइस तो तैयार करोगे ना जब आप गुड्स सेंड कर रहे हो, तो जिस डेट को आपने इनवॉइस बनाया या वो, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, या जब आपको पेमेंट मिल गया, जो भी सिचुएशन पहले क्रिएट होगी उस डेट को हम कंसिडर कर लें कि हाँ भी इस डेट को सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया है। देन सप्लाई ऑफ गुड्स की एक दूसरी कंडीशन भी हो सकती है, रिवर्स चार्ज। जनरली होता क्या है, सेलर ही चार्ज करता है सामने वाले से क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स होता है और गवर्नमेंट को पे कर देता है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जहाँ पे रिवर्सल मतलब रिसीवर जिसने रिसीव किया है, मतलब परचेजर जिसने गुड्स परचेज किया है, उसे गवर्नमेंट को पे करना होगा, उसमें सप्लायर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। तो रिवर्स चार्ज के केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? तो अर्लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द गुड्स कि हाँ भाई मुझे गुड्स मिल गया, या डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ द डेट ऑफ पेमेंट जब उसने पेमेंट कर दिया, या तो पेमेंट पहले किया हो या रिसिप्ट पहले हो गया हो, या 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस। जो भी कंडीशन पहले होगी अर्ली तो उस डेट को हम कंसिडर कर लेंगे। देन टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, और अगर इनमें से अगर मुझे कुछ क्लेरिफाई नहीं होता कि कौन सी डेट ले, तो द डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसीवर, तो उसे विल बी टाइम ऑफ सप्लाई कंसिडर करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस। सिंपल सर्विस के केस में होगा डेट ऑफ इनवॉइस, जिस तारीख को आपने इनवॉइस क्रिएट किया वो, और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर अर्लियर, उस डेट को कंसिडर कर लेंगे। और सेम रिवर्सर के केस में क्या होगा, डेट ऑफ पेमेंट कि कब मैंने पे किया है, या फिर 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस विच एवर अर्लियर। अगर यहाँ से भी कोई क्लियर नहीं होता है तो इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जिस डेट को एंट्री हुई है उसे कंसिडर किया जाएगा। देन वैल्यू ऑफ सप्लाई, सब्सिडीज वगैरह मिलती हैं तो उस केस में क्या होगा, तो कहा कि सब्सिडी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, ठीक है, बट
एक्सक्लूडिंग सब्सिडी प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो दी गई सब्सिडी को एक्सक्लूड कर देंगे। नेक्स्ट होता है जॉब वर्क। जॉब वर्क पता है क्या होता है? जॉब वर्क होता है कि जैसे कि ए है, ए के पास कुछ ज़्यादा वर्क हो गया है तो उसने कुछ पार्टीशन ऑफ वर्क बी को दे दिया करने के लिए कि मेरा इतना पार्ट का वर्क तुम करो, बाकी काम हो जाता है तो मुझे वापस सप्लाई कर देना। तो मटेरियल, रॉ मटेरियल सप्लायर होता है, ऑनर वही होता है, मालिक वही होता है, उसके इंस्ट्रक्शन पर बी काम करता है और काम हो जाने के बाद वापस उसको दे दिया जाता है। दैट इज कॉल्ड जॉब वर्क। जॉब वर्क के केस में कहा गया कि अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है रॉ मटेरियल का, तो आपने जो रॉ मटेरियल काम करने को सामने पार्टी को दिया है, तो प्रिंसिपल नीड टू रिसीव द इनपुट सेंड फॉर जॉब वर्क विद इन अ ईयर। एक साल में आपके पास वो मटेरियल आ जाना चाहिए, तभी आपको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा। कल को आप उस मटेरियल को आगे सेल करोगे, डिमांड करोगे कि मुझे क्लेम कि मुझे इनपुट टैक्स क्रेडिट दो, तो हम तभी देंगे जब एक साल के अंदर आपके पास वो मटेरियल आ जाएगा। ये तो बात रही इनपुट के केस में। और कैपिटल गुड्स के केस में क्या होगा? इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर कैपिटल गुड्स में पीरियड टू रिसीव बैक कैपिटल गुड्स इन 3 years, 3 साल के अंदर आ जाना चाहिए। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डिले रिफंड। कई बार क्या होता है कि हमने ज़्यादा टैक्स पे कर दिया होता है, गलती से हो जाता है मोस्ट प्रोबेबली, तो डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो हमें टाइम से रिफंड कर दे, या फिर हमारा टैक्स नहीं बनता या कुछ भी होता है। रिफंड के केस में ये है कि गवर्नमेंट हमें टाइम से रिफंड कर दे। अगर नहीं पे करेगा इंटरेस्ट तो चार्ज हो जाएगा। उनको कहा है कि आप 60 days में रिफंड कर दो, अदरवाइज इंटरेस्ट विल बी पे इफ नॉट रिफंडेड विद इन 60 days फ्रॉम गवर्नमेंट, अगर पे नहीं करती है। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड बिजनेस, मैन्युफैक्चरर हो, ट्रेडर हो, सर्विस प्रोवाइडर हो, कंडीशन टू कैरी फॉरवर्ड इनपुट टैक्स क्रेडिट टू GSTR। क्या कंडीशन है देखते हैं। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट शुड रिफ्लेक्ट इन द लास्ट रिटर्न फाइल। जो भी आपने की उसमें आपको आपको दिखाना है, शो करना है कि आपके अकाउंट में कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट बचा हुआ है। नेक्स्ट, इट इज अलाउ एज इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर GST, तभी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट की मिलेगा। देन कैपिटल गुड्स किसे बोलते हैं? क्या आता है कैपिटल गुड्स में? कैपिटल गुड्स मीन्स गुड्स द वैल्यू ऑफ विच इज कैपिटलाइज इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द पर्सन क्लेमिंग द क्रेडिट। भाई अगर वो कह रहा है कि मुझे क्रेडिट चाहिए कैपिटल गुड्स का, तो पहले वो डिफाइन करेगा कैपिटल गुड्स का होता है क्या, एंड विच आर यूज और इंटेंशन टू बी यूज इन द कोर्स ऑफ बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। देन सप्लाई। सप्लाई भी दो तरह का होता है, मिक्स्ड सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई। मिक्स्ड सप्लाई में क्या होगा? टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, और अ कॉम्बिनेशन सप्लाई बाय अ टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। ठीक है। कंपोजिट सप्लाई, सप्लाई मेड बाय अ टैक्सेबल पर्सन टू अ रिसिपिएंट, comprising of two or more supply of goods or service or any combination which is naturally bundled and supply in the ordinary course of business। सिंपल सप्लाई का बताया कि मिक्स सप्लाई और कंपोजिट सप्लाई में क्या डिफरेंस होता है। जनरली ये एक डिफाइन किया गया है, बाकी इतना कंफ्यूजन नहीं है ये। नेक्स्ट है टाइम ऑफ सप्लाई, सप्लाई ऑफ वाउचर। The time of supply will be earliest of the following: date of issue of voucher if supplier is identifiable, date of redemption of voucher in all other cases. Then invoice, reverse charge mechanism, a registered taxable person who is liable to pay tax। भाई जो टैक्स पे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, लाइबल है, ही शुड हैव बी टैक्स, उनको रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन के कैटेगरी में होना चाहिए। रिवर्स चार्ज शुड इशू अ टैक्स इनवॉइस, और टैक्स इनवॉइस इशू करेगा क्योंकि रजिस्टर होगा, क्योंकि टैक्स इनवॉइस पर मेंशन होता है सारे रजिस्टर्ड डीलर की इंफॉर्मेशन कि उनका GSTN नंबर क्या है, उनका पूरा डिटेल्स वगैरह। ऑन मेकिंग एन इनवर्ट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस फ्रॉम अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके फ्रेंड्स, वैल्यू ऑफ सप्लाई। वैल्यू ऑफ सप्लाई में अब देखिए, इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी कब चार्ज होती है? इंटरेस्ट, लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले पेमेंट ऑफ ए सप्लाई विल बी टैक्सेबल। भाई देखो, मुझे मटेरियल की ज़रूरत है, मैंने डिमांड किया, सामने वाली पार्टी ने मुझे सप्लाई भी कर दिया टाइम पर, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टाइम से पार्टी को पेमेंट करना। अगर मैंने पेमेंट करने में डिले किया, एक टाइम पीरियड होता है, टाइम से मैं पेमेंट नहीं कर रही हूँ, तो मेरे को इंटरेस्ट चार्ज हो जाएगा। लेट फी और पेनल्टी फॉर डिले जो भी होगा वो टैक्सेबल हो जाएगा। पहले नहीं था बट अब टैक्सेबल हो जाएगा। नाउ पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट will be excluded from transaction value only if discount is known in terms of an agreement
भाई टर्म्स एंड कंडीशन में एग्रीमेंट में साफ सा लिखा है कि हाँ पोस्ट सप्लाई हम ये सब डिस्काउंट देंगे, तो वो सब एक्सक्लूड कर देंगे, उस पर टैक्सेबल नहीं होगा। एंटर इनटू एंड बिफोर द टाइम ऑफ सप्लाई एंड स्पेशली लिंक टू रेलेवेंट इनवॉइस, ठीक है। Input tax credit has been reversed by the recipient of the supply as an attributable to the discount on the basis of document issued by the supplier. Fine. जो भी सप्लायर ने डॉक्यूमेंट वगैरह इशू किया है सब कुछ रिटर्न में लिखा होगा, क्लियर होगा, उसके बेस पे इनपुट टैक्स क्रेडिट का कैलकुलेशन किया जाएगा। एंड थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इसे आप लाइक कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आपको और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।